जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय विपत्र। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम क्यों लिखते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखने का रीज़न क्या है, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके लिए लिखते हैं और यह कौन लिखता है, इन सारी बातों को हम अभी जानेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में शुरुआत करके आपको बताता हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दो पर्सन मेरे सामने हैं, कौन है, ए एंड बी। ए और बी ये दो व्यक्ति है। अब इसमें ए ये है सेलर और बी ये है बायर, यानी ए माल बेचने वाला है और बी क्या है, माल को खरीदने वाला है। अब ए जब माल बेचता है तो उसके सामने माल बेचने की दो कंडीशन होती है, या तो वो माल नकद बेचेगा या माल उधार बेचेगा। तो जब माल वो नकद बेचता है यानी कि कैश बेचता है तो ऐसी स्थिति में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नीड हमको नहीं लगती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नीड कहाँ लगती है, जब माल को क्रेडिट यानी कि उधार बेचा जाता है, वहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नीड हमको लगती है। ठीक है। अब ए ने बी को माल बेचा, सपोज करो 50,000 रुपये का माल बेचा। कितने का बेचा है, 50,000 रुपये का। अब बी ए को बोलता है कि मैं यह पैसा 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये पेमेंट मैं आपको कर दूंगा। ए इसके लिए एग्री हो जाता है। ए बोलता है ठीक है, आप मेरे को 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप पेमेंट कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको एक बिल दे रहा हूँ, इस बिल पर आप अपने हस्ताक्षर कर दो, यानी लिखित में एक वचन ए ले लेता है। तो ए एक बिल लिखता है बी के नाम और बी को वह बिल अपने माल के साथ में देता है। बी क्या करता है, बिल को ले लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है और अपने हस्ताक्षर करने के बाद वो ए को लौटा देता है। तो ए जो बिल बी को देता है, तो ए चूँकि उस बिल का प्राप्त करता होता है, यानी ए क्या करेगा, बी से वह बिल स्वीकार करके ए को लौटा देता है। अब यहाँ पर ए के लिए वह बिल जो होता है वो होता है बी आर और बी के लिए वो बिल होता है बी पी, यानी इसको बोलते हैं हम बिल्स रिसीवेबल और इसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल ये ए के लिए और बी के लिए क्यों है, चूँकि ए बिल लिखता है तो ये बिल लिखने वाला है, इसलिए इसको हम ड्रावर भी बोलते हैं, और बी ये बिल को प्राप्त करने वाला है, इसलिए हम इसको ड्रावी बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्रावर ड्रावी को बिल देता है और बिल देने के बाद चूँकि बी को यह पेमेंट करना होता है, इसलिए बी के लिए बिल बिल्स पेबल कहलाता है, और चूँकि ए उस बिल का पेमेंट प्राप्त करेगा, इसलिए ए के लिए बिल बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। तो ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, इसको लेखांकन की दृष्टि से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यानी बिल को दो भागों में बांटा गया है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है और बी के लिए बिल्स पेबल है। तो यहाँ पर हमने लेखांकन की दृष्टि से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को दो भागों में बांट लिया है। अब यहाँ पर एक बात और आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ हमने अभी ए और बी की बात कर रहे हैं, इसमें एक पर्सन और आ जाता है जिसका नाम है सी। ठीक है। अब सी कौन है, तो यहाँ पर ए ने बी को माल बेचा। ठीक है, ए ने बी को माल बेचा है, बी क्या करेगा, उस माल का भुगतान करेगा किसको, ए को, एक निश्चित अवधि के बाद। ए चूँकि ए में सी पैसा मांगता है, यानी सी कौन है, क्रेडिटर है, जो कि ए में पैसा मांगता है, ए कौन है, डेप्टर है। तो ए बी से बोलेगा यह पेमेंट मेरे को ना देकर किसको देना, सी को। तो सी अब यहाँ पर कौन हो गया, ये पेई। तो इस प्रकार बिल्स ऑफ एक्सचेंज में चूंकि मेन पक्षकार दो होते हैं, ए और बी, लेकिन तीसरा पक्षकार कौन, जो कि
भुगतान को प्राप्त करता है उसको हम बोलते हैं पेई। तो क्लियर, फर्स्ट पर्सन ड्रावर जो कि माल बेचने वाला है, सेकंड पर्सन ड्रावी जो कि माल को खरीदने वाला है, और थर्ड पर्सन कौन हो गया, पेई जो कि पैसा प्राप्त करने वाला है। आ गया समझ में आपको? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञापत्र है जो लेखक के द्वारा हस्ताक्षरित होता है, जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आदेश देता है कि एक निश्चित उल्लेखित धनराशि जो कि क्या है, उस विनिमय विपत्र में जो राशि लिखी जाती है वह राशि या तो स्वयं उसे या उसके द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के बाद चुका दें। तो ये विनिमय विपत्र के बारे में हम जान चुके हैं। अब विनिमय विपत्र के बारे में थोड़ी सी और जानकारी जिसके हम बोल सकते हैं, इसको हम फीचर बोल सकते हैं या इसकी विशेषताएं हम इसको बोल सकते हैं। जैसे विनिमय विपत्र एक शर्त रहित होता है, यानी इसमें शर्त नहीं रहती है। यह ऋणदाता द्वारा लिखा जाता है, यानी जो व्यक्ति माल बेच रहा है यानी ड्रावर द्वारा यह लिखा जाता है, जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। यह एक लिखित आदेश होता है। लिखित आदेश यानी यह उस व्यक्ति के लिए आदेश होता है जिसको कि पेमेंट करना है। इस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। जो व्यक्ति इसको लिखता है उसके हस्ताक्षर इस पर होते हैं। इस पर देनदार की स्वीकृति होती है। देनदार कौन? जिस व्यक्ति को पेमेंट करना है वह व्यक्ति देनदार, वो उस ड्रावर को पेमेंट करेगा तो यह उस पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी स्वीकृति देगा। इस पर आवश्यक मुद्रांक लगे होते हैं, यानी स्टाम्प लगे होते हैं, और इसमें भुगतान की वर्णित तिथि के उपरांत भुगतान करने के लिए 3 दिन अनुग्रह दिवस के रूप में दिए जाते हैं। अनुग्रह दिवस यानी 3 दिन रियायत के होते हैं। रियायत क्यों देते हैं हम? ताकि वह व्यक्ति 3 दिन के अंदर उसको जो भुगतान तिथि का जो समय होता है उसके 3 दिन पश्चात वह उसका पेमेंट कर सके। ठीक है, अब आपके सामने एक समस्या ये आएगी कि सर हमने इतना पढ़ लिया लेकिन विनिमय विपत्र का फॉर्मेट कैसा होता है, यानी यह विनिमय विपत्र होता कैसा है। इसका स्पेसिमेन मैं आपके सामने मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका स्पेसिमेन यानी विनिमय विपत्र कैसा होता है, देखो जब ड्रावर ड्रावी के लिए यानी एक सेलर परचेसर के लिए बायर के लिए एक बिल लिखता है, तो बिल लिखता है तो इसमें दाईं ओर स्पष्ट लिखा होता है स्थान, जिस स्थान पर वह लेखक बिल लिख रहा है, और दूसरा होता है इसमें दिनांक। तो दिनांक यानी ये दाईं ओर लिखी जाती है और बाईं ओर लिखा जाता है अमाउंट। जितने रुपए का अमाउंट होता है वह लिखा जाता है। अमाउंट जो होता है वो स्टाम्प यानी मुद्रांक के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसमें लिखा होता है इस तिथि के, यानी जो भी तिथि हो, तिथि यानी सपोज करो 1 जुलाई 2017 की तिथि है, तो इस तिथि से 3 माह पश्चात यानी 3 माह की अवधि होती है, तो इस तिथि से गणना की जाती है। तो इस तिथि के 3 माह पश्चात मुझे या मेरे आदेशानुसार केवल 11,000 रुपये का भुगतान कीजिए प्राप्त प्रतिफल के हेतु। इसमें दाईं तरफ विक्रेता का नाम और सिग्नेचर होते हैं और बाईं तरफ जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसका नाम सेवा में और वहाँ पर उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो जो फॉर्मेट हुआ है इस फॉर्मेट को स्वीकृति के पूर्व है यानी बिफोर एक्सेप्टेड। अब स्वीकृति के पश्चात, तो स्वीकृति के पश्चात यही फॉर्मेट होता है, वही तारीख लिखी होती है, इस तरफ बाई और वहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है स्टाम्प के ऊपर, और वही लाइन लिखी जाती है इस तिथि के 3 माह पश्चात मुझे या मेरे आदेशानुसार केवल 11,000 रुपये का भुगतान कीजिए प्राप्त प्रतिफल के हेतु। और वही दाईं और विक्रेता के नाम और साइन रहते हैं और बाईं और सेवा में जो भी बायर है उसका नाम लिखाता है। लेकिन बीच में दोनों के बीच में बायर लिखता है स्वीकार है ड्रावी, जिसको हम बोलते हैं ड्रावी, वो लिखता है स्वीकार है, अपना नाम लिखता है, तारीख लिखता है और फिर वह साइन करके किसको देता है, वह देता है ड्रावर को। अब हम बात करेंगे कि लेखा पुस्तकों में विनिमय विपत्र का हम किस प्रकार से
जितने भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों का लेखा पुस्तकों में हम किस प्रकार लिखेंगे। तो विनिमय विपत्र को लेन देनों का लेखा पुस्तकों में लिखने के लिए या पुस्तकों में लिखने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हम बात करते हैं विपत्र का लेखन एवं स्वीकृति, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। नंबर 2 विपत्र का बेचान, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। बेचान अभी मैं बताया था आपको, ए और बी दो व्यक्ति है, ए में व्यक्ति में कोई और पैसा मांगता है, ए ने बी से बोल दिया पेमेंट किसको करना है, सी को करना है, ये बेचान होता है। मैं आगे आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसके बारे में। नंबर 3 विपत्र का निवर्तन यानी रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। रिबेट यानी एक तरह से अपहार होता है, किसके लिए, जो ड्रावी होता है उसके लिए। अगर समय से पहले वह पेमेंट कर देता है तो उसके लिए यह रिबेट होता है। नंबर 4 विपत्र का भुनाना यानी डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। नंबर 5 विपत्र का भुगतान यानी पेमेंट ऑफ अ बिल। नंबर 6 विपत्र का संग्रहण यानी कलेक्शन ऑफ अ बिल। संग्रहण मतलब होता है बहुत सी बार पेमेंट क्या होता है, बैंक के पास से हमको पेमेंट मिलता है, तो बिल फार जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं विपत्र का संग्रहण। फिर विपत्र का अनादरण, बहुत सी बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति में हम पैसा मांगते हैं उस व्यक्ति का पास वो हमको चेक प्रदान करता है और नियत तिथि पर उसका भुगतान नहीं हो पाता है, ऐसी कंडीशन में विपत्र का अनादरण हो जाता है। और विपत्र का नवीनीकरण यानी रिन्यूअल ऑफ अ बिल। तो इस प्रकार यहाँ पर इन विपत्र को यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेन देने को लेखा पुस्तकों में लिखने के लिए हमने इनको 8 भागों में बांटा है। तो अब ये तो बांट दिया है, अब हम यहाँ पर आगे ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारी बुक के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं या किस प्रकार से सवाल बनते हैं और किस प्रकार से उन सवालों को हमको हल किया जाता है। तो ठीक है विद्यार्थियों, मैं अब आपको सवाल नंबर 1, 2, 3 यानी आपको 2-3 सवाल मैं बता रहा हूँ, उन 2-3 सवाल से आपके पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अब हम सवाल की शुरुआत करते हैं, यानी किस प्रकार से सवाल आएंगे। मैं एक सवाल आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसको अब यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2017 को राम ने श्याम को 5,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है। अब आपके सामने 2 व्यक्ति हैं, कौन है, राम और श्याम। बेचने वाला राम है, खरीदने वाला श्याम है। उसी दिन उसने 1 माह की अवधि पर देय 5,000 रुपये का विपत्र लिखा जो श्याम द्वारा स्वीकार किया गया था। यानी अब राम ने क्या करा कि श्याम के ऊपर एक बिल लिखा और श्याम ने स्वीकार कर लिया और उसको वापस से राम को दे दिया, ठीक है। अब देय तिथि पर श्याम द्वारा विपत्र का भुगतान किया गया। दोनों पक्ष की पुस्तक में नकल प्रविष्ट करना है। दोनों पक्ष कौन है, राम और श्याम। पहले हम जो ड्रावर है, जो बिल लिखने वाला है, जो माल बेचने वाला है वो राम है। हम राम की पुस्तक में जो एंट्री हो रही है वो करेंगे। सबसे पहले हम यह दिनांक लिखेंगे, दिनांक क्या है 2017 और जनवरी 1। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं राम ने श्याम को 5,000 रुपये का माल बेचा, तो पाने वाला कौन हुआ है, तो पाने वाला हुआ है श्याम। तो श्याम डेबिट लिखेंगे हम, टू माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट। यहाँ लिखेंगे हम बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कितने रुपए माल बेचा है, तो हमने देखा है माल जो बेचा है वो 5,000 रुपये का माल बेचा है, ठीक है। अब उसने माल क्रेडिट बेचा है तो अब क्या करेगा ये राम यानी ड्रावर, वो एक बिल देगा। तो उसी दिन उसने 1 माह की अवधि पर देय 5,000 रुपये का विपत्र लिखा जो श्याम द्वारा स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर उसी दिन मतलब जनवरी 1 को ही अब इसने बिल लिखा है ना। तो बिल लिखा है तो ये लिखेगा BR, यानी इसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम।
क्योंकि श्याम ने बिल को स्वीकार करके लौटा दिया है, तो यहाँ पर ये बिल राम को मिला है, तो राम क्या करा दूसरी एंट्री बिल प्राप्त करने की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम। इसको हम बोलते हैं बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अमाउंट वही रहेगा जितना उसने उधार माल बेचा है। ठीक है, अब देय तिथि पर श्याम द्वारा विपत्र का भुगतान किया गया है ना। अब यहाँ पर देय तिथि यानी देय तिथि क्या होगी, अब तिथि आपको देखना है 1 जनवरी को, यहाँ पर हम देखते हैं 1 जनवरी को माल बेचा है और उसने 1 माह की अवधि ली है, तो 1 माह की अवधि मतलब 1 महीने बाद 1 फरवरी, तो इसमें 3 दिन जो होते हैं वो अनुग्रह दिवस के होते हैं, तो पेमेंट जो होगा वो फरवरी 1 के बजाय फरवरी 4 को होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू ये बिल्स रिसीवेबल। यहाँ हम लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड ऑफ द बिल। ठीक है, अमाउंट वही लिख देंगे हम 5000। तो ये जो 3 एंट्री हमने करी है ये ड्रावर की पुस्तकों में, ठीक है ना। ड्रावर कौन, जिसने माल बेचा है, राम की पुस्तकों में। अब हम 3 एंट्री जो करेंगे वो करेंगे ड्रावी की पुस्तकों में। ड्रावी कौन, जिसने माल को परचेस किया है, जिसने माल को खरीदा है। तो अभी हमने जो समझा था इन द बुक्स ऑफ राम ड्रावर पुस्तकों में, अब हम सीख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ श्याम यानी ड्रावी की पुस्तक में। ड्रावी यानी जिसने माल को खरीदा है और जिसने बिल को प्राप्त करके ड्रावर को लौटाया है। ठीक है, अब श्याम सबसे पहले जो एंट्री करेगा वो क्या करेगा, ध्यान से आओ, ये करेगा माल को खरीदने की। तो खरीदने के लिए परचेस अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा इसने, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, इसने खरीदा है राम से यानी उधार माल खरीदा है। ये लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड। अमाउंट वही आएगा, कितना अमाउंट, जितने का माल उसने परचेस किया है, यानी 5000 रुपये का उसने माल परचेस किया है, तो ये 5000 रुपये जाएगा। ठीक है, अब राम की पुस्तक में हमने पढ़ा था उसने माल बेचा था, श्याम पुस्तक में इसने माल को खरीदा है। दूसरी एंट्री जो होगी वो बिल को लौटाने की है, यानी बिल को लौटा रहा है। किसको लौटा रहा है, ये बिल राम को लौटा रहा है। तो राम पाने वाला हो गया, राम डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अमाउंट वही आएगा, कितना, 5000 रुपये, ये अमाउंट हमने यहाँ पर लिखा है। अब तीसरी एंट्री देखो, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जनवरी 1 ही आएगा, गलती से वो 2 आ चुका था, जनवरी 1 ही लिखना है यहाँ पर। अब तीसरी एंट्री जो होगी वो होगी 1 महीने बाद पेमेंट करने की। 1 महीने बाद यानी फरवरी 1 के बजाय हम यहाँ पर फरवरी लिखेंगे 4। क्यों, क्योंकि 3 दिवस जो होते हैं वो होते हैं अनुग्रह के, है ना। तो अनुग्रह दिवस के होते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पर फरवरी 4 लिखा। ठीक है, अब ये यहाँ पर पेमेंट करेगा। ठीक है, तो पेमेंट करेगा तो ये इस बिल के आधार पर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट। यहाँ वो पेमेंट कर रहा है बीइंग कैश पेड। अमाउंट कितना है, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 5000 रुपये। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने ड्रावर की पुस्तकों में और ड्रावी की पुस्तकों में, यानी बेचने वाले की पुस्तकों में और खरीदने वाले की पुस्तकों में ये हमने एंट्री करी है। अब ये तो जो सवाल हुआ था ये केवल और केवल हमने देखा इसमें विपत्र का लेखन एवं स्वीकृति थी। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे
विपत्र का बेचान या विपत्र का निवर्तन। जब इस प्रकार का बेचान आ जाए या निवर्तन आ जाए तब हम क्या एंट्री करेंगे? देखो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ सवाल नंबर 2, फिर हम यहाँ पर सारी एंट्री यहाँ लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा था विपत्र का लेखन एवं स्वीकृति। इसके बेस पर हमने एक सवाल सीखा। अब हम विपत्र का निवर्तन होता है यानी रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। तो रिबेट जब होता है, मिलता है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या एंट्री करना चाहिए वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो सीखेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने एक सवाल पढ़ रहा हूँ। इस सवाल को आप ध्यान सुनिएगा और फिर मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर रहा हूँ। तो सवाल है, 1 जनवरी 2016 को अजय ने विजय को 3000 रुपये का माल बेचा। 1 जनवरी 2016 को अजय ने विजय को 3000 रुपये का माल बेचा और उसी तिथि पर 2 माह की अवधि का विपत्र लिखा। यानी जिस तिथि को माल बेचा है उसी तिथि को विपत्र लिखा। विजय ने विपत्र को स्वीकार कर वापस लौटा दिया। अब देय तिथि के 1 माह पूर्व, देय तिथि मतलब लिखा था 2 माह के लिए, लेकिन देय तिथि के 1 माह पूर्व विजय ने 12% प्रतिवर्ष की दर पर अपहार लेकर विपत्र का भुगतान कर दिया। अब यहाँ पर हमको अजय की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ करना है, यानी केवल एक व्यक्ति की पुस्तकों में ही हमको जर्नल प्रविष्टि करना है। तो अब यहाँ पर देखो, आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा हु इज़ अजय, अजय कौन है। तो अजय ने विजय को माल बेचा, तो अजय यहाँ पर कौन हो गया? ड्रावर हो गया, यानी सेलर हो गया, यानी ये माल बेचने वाला है। अब इसकी पुस्तक में हमको एंट्री करना है, ध्यान समझिएगा। पहली एंट्री सबसे पहले माल बेचने की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तारीख 2016 जनवरी 1। ठीक है, अब माल बेचा है, किसको बेचा है माल? माल बेचा है विजय को, तो विजय हो गया पाने वाला, तो विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, कितने रुपए का माल बेचा है? तो माल बेचा है 3000 रुपये का माल बेचा है। कितने माल बेचा है? 3000 रुपये का। अब विजय ने क्या करा? विपत्र को स्वीकार कर वापस लौटा दिया। यानी अजय ने उसी तिथि पर 2 माह की अवधि का विपत्र लिखा था और विजय ने उसको स्वीकार कर वापस लौटा दिया। तो यहाँ पर जनवरी 1 तिथि वही है, इसलिए दिनांक हमने वही डाली है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बिल मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे मिल रहा है? टू, यहाँ पर बिल मिल रहा है किससे? विजय से। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। कितने रुपए का है? वही जितने रुपए का माल उसने खरीदा है और जितने रुपए का उधार माल खरीदा है उतना ही रुपया अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर उसने बोला है कि देय तिथि के 1 माह पूर्व। अब आपको देखना है, यहाँ पर है 1 जनवरी को माल बेचा था, 1 जनवरी को बिल लिखा था और 1 जनवरी से उसने 2 माह की अवधि मांगी थी। कितने माह की अवधि मांगी थी? 2 माह की यहाँ पर अवधि मांगी थी। तो 2 माह की अवधि मांगी थी, लेकिन वह 1 माह पूर्व ही विजय ने 12% प्रतिवर्ष की दर से अपहार लेकर भुगतान कर दिया है। तो यहाँ पर 1 जनवरी है, तो 1 माह पहले ही यानी फरवरी 4 को उसने क्या करा? पेमेंट कर दिया। जब भी कोई ड्रावी यानी जब भी कोई बायर अगर समय से पूर्व भुगतान कर देता है, ऐसी स्थिति में उसको रिबेट मिलता है यानी उपहार मिलता है। तो यहाँ पर ये जो रिबेट है इसका हम यहाँ पर एंट्री किस प्रकार करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग अंडर रिबेट।
ठीक है। अब रिबेट हम किस प्रकार निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। मैं यहाँ पर जगह नहीं है, इस तरफ लिख रहा हूँ। रिबेट कितना है, 3000 का 12% है, 12/100। और यहाँ पर एक महीने में ही, मतलब ये है समय से एक महीने पहले भुगतान कर दिया है, तो एक महीने का रिबेट मिल रहा है उसको, यानी 1/12 लिखेंगे अपन। क्लियर। 3000 का 12/100 और एक माह पूर्व उसने भुगतान करा तो 1/12। क्लियर। तो ये 12 से हमने 12 को काटा है और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काटी है, तो रिबेट कितना मिल रहा है यहाँ पर, 30 रुपये। यहाँ 30 रुपये का रिबेट मिल रहा है, तो यहाँ पर 2970 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो बीइंग रिटायर्ड अंडर रिबेट। क्लियर। तो इस प्रकार के लेखे हम सवालों के माध्यम से पुस्तकों में करते हैं। क्लियर।